साथियों, आत्मरक्षा के विषय में तो आपने अनेकों बार सुना ही होगा, परंतु आज हम आपको बताएंगे कि आत्मरक्षा के तौर पर हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना बल प्रयोग कर सकते हैं, क्या आत्मरक्षा करते समय हम किसी को जान से भी मार सकते हैं, आत्मरक्षा के लिए हम कानूनी तौर पर किन किन उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं और आत्मरक्षा के सामान्य उपाय क्या हैं तथा इसको लेकर नए कानूनों में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, आत्मरक्षा के संबंध में महिलाओं को क्या क्या विशेष अधिकार प्राप्त हैं। आज इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, कानूनी आत्मरक्षा का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जान, शरीर या संपत्ति की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करता है और यह रक्षा कानूनी तरीके से की जाती है तो आत्मरक्षा मानी जाती है। जब कभी हमले के समय किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसके लिए अपनी सुरक्षा का कोई विकल्प शेष नहीं है, तो वह अपनी रक्षा के लिए उतनी ही शक्ति का, उतने ही बल का प्रयोग कर सकता है जितनी उस समय तथा उस स्थिति के लिए जरूरी हो। उदाहरण के तौर पर यदि कोई आपके ऊपर डंडे से हमला करता है तो आप भी अपनी रक्षा के लिए उस पर डंडे से हमला कर सकते हैं। यदि कोई आपको जान से मारने का प्रयास करता है तो आप भी अपने बचाव में हमलावर को जान से मार सकते हैं। मतलब साफ है कि अगर किसी ने आपको 4 डंडे मारे तो आप भी उसको 4 डंडे मार सकते हैं, परंतु यदि कोई आपको डंडे से मारे तो आप उसको जान से नहीं मार सकते। साथियों, अगर कानून की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 34 से 44 तक की धाराओं में आत्मरक्षा के अधिकारों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आत्मरक्षा करते समय आपको कानूनी दायरे का भी ध्यान रखना होता है। अब एक नजर डालते हैं भारतीय न्याय संहिता में आत्मरक्षा के संबंध में दिए गए प्रावधानों पर। तो साथियों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 34 में साफ साफ बताया गया है कि आत्मरक्षा में किए गए कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते, यानी कि अपराध नहीं माने जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 बताती है कि आप अपनी या किसी दूसरे की संपत्ति की चोरी, लूट आदि से रक्षा करने के लिए, अपनी व दूसरे की संपत्ति को बचाने के लिए आत्मरक्षा में बल का प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 36 में बताया गया है कि यदि हमला करने वाला व्यक्ति कोई पागल या मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा कोई बालक है और वह आपके ऊपर हमला करता है तो भी आपको आत्मरक्षा के वही अधिकार प्राप्त होंगे जो किसी स्वस्थ व्यक्ति के हमला करने पर प्राप्त होते हैं। यानी कोई पागल अगर आपके ऊपर जानलेवा हमला करता है, कोई बालक अगर हमला करता है, तब भी आप आत्मरक्षा में अपना बचाव कर सकते हैं, पूर्ण बल का प्रयोग कर सकते हैं। धारा 37 में आत्मरक्षा के अधिकारों की सीमाओं को बताते हुए आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग न करने को परिभाषित किया गया है। अब आती है आत्मरक्षा के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण धारा 38। तो साथियों, धारा 38 में बताया गया है कि हत्या के प्रयास, बलात्कार, एसिड अटैक अथवा अपहरण आदि से बचाव के लिए आत्मरक्षा करते समय यदि हमलावर की मृत्यु भी हो जाए तो भी वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता, अपराध नहीं माना जाए। धारा 39 में बताया गया है कि यदि हमलावर द्वारा आपके ऊपर किया गया हमला जानलेवा नहीं है तब भी आप हमलावर को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं, परंतु ऐसी परिस्थिति में उसको जान से नहीं मार सकते, आप उसकी जान नहीं ले सकते। धारा 40 में आत्मरक्षा का अधिकार उसी समय प्रारंभ होना बताया गया है जब किसी भी प्रकार की धमकी या अन्य किसी भी प्रकार से आपको ये आशंका हो जाती है, आपको ये संभावना पैदा हो जाती है कि आपके ऊपर हमला किया जा सकता है, तो आपके आत्मरक्षा किए जाने का अधिकार या आत्मरक्षा में बल प्रयोग किए जाने का अधिकार प्रारंभ हो जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर हमला किया गया है या नहीं किया गया है। धारा 41 घर में घुसने, डकैती डालने, आगजनी करने पर आत्मरक्षा स्वरूप घातक बल उपयोग की अनुमति प्रदान करती है। यानी कि यदि कोई आपके घर में घुसकर डकैती डालता है तथा आपको एक खतरा है कि वह बचाव करने पर आपको जान से मार सकता है, तो आप भी उस पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। साथियों, धारा 42 में बताया गया है कि यदि हमला आपकी संपत्ति पर है और आपको जान का खतरा नहीं है तो आप घातक बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लास्ट और आखिरी धारा 44 प्रावधानित करती है कि यदि आत्मरक्षा करते समय अन्य कोई विकल्प शेष ना हो
तथा हमलावर को चोट पहुंचाकर ही बचाव किया जाना संभव है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। आत्मरक्षा स्वरूप आप बल का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति के ऊपर अचानक एक बड़ी भीड़ द्वारा हमला किया जाता है और वह भीड़ उस व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास करती है तथा सामने वाले व्यक्ति को भी यह एहसास हो जाता है कि बगैर गोली चलाए भीड़ उसको जान से मार देगी, तो वह अपनी आत्मरक्षा में भीड़ पर गोली चला सकता है। तो साथियों, ये थे कानूनी प्रावधान। अब बात आती है कि हम आत्मरक्षा का दावा कब और किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप आत्मरक्षा का दावा तभी कर सकते हैं जब हमले की शुरुआत पहले आपके द्वारा ना की गई हो, अपितु अपने बचाव में हमला किया गया। इसके साथ साथ यदि आपने आत्मरक्षा में बल का प्रयोग किया है तो स्थिति के नियंत्रण में आते ही आपको तत्काल स्थानीय पुलिस को व अपने अधिवक्ता को सूचित करना चाहिए ताकि साबित हो सके कि आपने कानून के दायरे में रहते हुए अपनी आत्मरक्षा की है। अब हम बात करेंगे आत्मरक्षा में प्रयोग होने वाले उपकरणों की। तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि आत्मरक्षा के लिए पेपर स्प्रे का प्रयोग कानूनी रूप से मान्य है। खासकर महिलाओं के लिए यह एक आसान व कानूनी तरीका है। पेपर स्प्रे एक प्रकार का आंसू गैस के गोले की तरह काम करता है जिससे कुछ समय के लिए व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है और आप बचकर निकल सकते हैं। अगर आपके पास कोई लाइसेंसी हथियार है तो आप अपने लाइसेंसी हथियार का भी आत्मरक्षा के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। मार्शल आर्ट, कराटे व जूडो जैसी आत्मरक्षा तकनीकी का प्रशिक्षण प्राप्त करने पर भी आपको इन हमलों से निपटने में मदद मिल सकती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रात्रि में सुनसान स्थानों पर जाने से बचें तथा अनजान लोगों से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। यदि फिर भी आपको किसी जरूरी काम से देर सवेर बाहर जाना पड़ता है तो आप अपने फोन की लोकेशन अपने परिजनों को शेयर करके रखें जिससे कि आपकी वास्तविक स्थिति का उनको एहसास हो सके, आपकी वास्तविक लोकेशन की जानकारी उन तक पहुंचती रहे। अपने घर व कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे व सुरक्षा अलार्म लगवाएं। ये आपकी संपत्ति की सुरक्षा करने के साथ साथ घटनाओं को रिकॉर्ड करने में, घटनाओं के सबूत जुटाने में आपकी मदद करता है। इसके साथ साथ हमेशा अपने फोन में 112 जैसे आपातकालीन नंबर सेव करके रखें। साथियों, अब तो पुलिस द्वारा पुलिस सहायता के लिए 112 नंबर का एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 112 नंबर का एप्लीकेशन कैसे काम करता है इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि 112 एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें जिसमें अगर आपके द्वारा एक क्लिक किया जाता है तो आपके आसपास की जो भी पुलिस पिकेट होगी उसको आपके संकट में होने की या आपकी परिस्थितियों की, आपके मुसीबत की सूचना मिल जाएगी। आपके एक बटन दबाते ही आपकी लोकेशन लोकल पुलिस पिकेट और लोकल थाने में पहुंच जाएगी और उस लोकेशन के आधार पर पुलिस अलर्ट होकर आपको खोजती हुई, आपके लोकेशन को फॉलो करते हुए आप तक पहुंच जाएगी। इसमें आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात कि इसमें कोई शक व संदेह नहीं है कि आत्मरक्षा में किए गए प्रयास के बाद उसको सिद्ध करने के लिए आपको कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने स्थानीय अधिवक्ता के संपर्क में रहें तथा कोई भी घटना घटित होने पर आप स्थानीय पुलिस व अपने स्थानीय अधिवक्ता को तत्काल सूचित करें ताकि भविष्य में पड़ने वाली परेशानियों से मुक्ति पा सकें। तो साथियों, आज आपने जाना कि आत्मरक्षा का उद्देश्य आपके जीवन और आपकी संपत्ति की रक्षा करना होता है, लेकिन यह अधिकार आपको तभी प्राप्त होता है जब आप इसका सही तरीके से तथा कानून की सीमाओं में रहकर उपयोग करते हैं। इसके लिए कानून के नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदारों, वास्तेदारों, मित्र, फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पता नहीं कब कौन सी वीडियो किसके काम आ जाए और किसकी परेशानी दूर करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी प्रकार के कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।